हमारे चैनल पॉपकॉर्न लॉजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि सन 2016 में द ऑटोप्सी ऑफ जैन डो नामक अलौकिक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रही थी। कई समीक्षकों ने इस फिल्म को पूरे 5 में से 5 सितारे दिए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को द ऑटोप्सी ऑफ जैन डो फिल्म की कहानी विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप भी समझ सके कि आखिर क्यों ये फिल्म इतनी सराही गई। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अपराध स्थल दिखता है, जहां कुछ लोगों की लाशें पड़ी होती है। पुलिस इस जगह की जांच कर रही होती है जब उन्हें एक अज्ञात लड़की का शव मिलता है। इस लड़की के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, जबकि बाकी शवों पर कई जख्म दिखाई दे रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात थी। पुलिस इस लड़की के शव को जैन डो नाम देती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दृश्य में हम एक पिता और बेटे को देखते हैं जो किसी जले हुए शव का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ये लोग पेशे से शव परीक्षण विशेषज्ञ थे। बेटे का नाम ऑस्टिन था और पिता का नाम टॉमी। तभी ऑस्टिन की प्रेमिका उससे मिलने आती है और वो किसी शव को देखने की जिद करती है। टॉमी उसे समझाते हैं कि ऑस्टिन किसी एक लाश को दिखा सकता है। जब ऑस्टिन अपनी प्रेमिका एम्मा को वो लाश दिखाता है तो उसके पैर में एक घंटी बंधी हुई थी। एम्मा पूछती है कि शव के पैर में ये घंटी क्यों है। टॉमी समझाते हैं कि पुराने समय में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान सच में मर चुका है या सिर्फ बेहोशी में है। अगर इंसान जिंदा होता तो हिलता और घंटी बजती, जिससे पता चल जाता। आधुनिक समय में लोग ये तरीका ज्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन टॉमी पुराने सोच वाले थे, इसलिए आज तक ये रिवाज निभा रहे थे। इन सब के बाद ऑस्टिन अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर जाने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वहां जैन डो की लाश ले आती है। पुलिस टॉमी और ऑस्टिन से कहती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल सुबह तक दे दे। इसलिए ऑस्टिन अपनी डेट रद्द करके अपने पिता की मदद में लग जाता है। अब जब पिता और बेटा जैन डो का पोस्टमार्टम करते हैं तो वे पूरी तरह से चकित हो जाते हैं। शारीरिक चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी कलाई और टखने की हड्डियां टूटी हुई थीं, जीभ कटी हुई थी और एक दांत गायब था। इसके अलावा टॉमी जब शरीर को चीरते हैं तो अंदर के अंग जैसे फेफड़े जल चुके थे, मानो किसी ने शरीर को अंदर से जलाया हो। बाहरी हिस्से पर कोई खरोच नहीं थी, लेकिन शरीर के अंदर कई कट और जलने के निशान थे। शव की हालत देखकर लग रहा था कि मौत हाल ही में हुई थी, लेकिन आंखें धुंधली हो गई थी, जो संकेत देती है कि जैन डो कई महीने या साल पहले मर चुकी थी। ऑस्टिन नोटिस करता है कि जैन डो की कमर शरीर के अनुपात से बहुत पतली थी। ऐसा कई 100 साल पहले हुआ करता था, जब लड़कियां जिंदगी भर कॉर्सेट पहनती थीं, जिससे कमर बहुत पतली हो जाती थी। फिर पोस्टमार्टम के दौरान टॉमी को शरीर के अंदर जिनसन वीड नामक पौधा मिलता है, जो इंसान को लकवाग्रस्त कर सकता है। ये पौधा इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता और आमतौर पर उत्तर में ही मिलता है। इस दौरान रेडियो अपने आप स्टेशन बदलता है और बार बार एक खास गीत पर रुकता है। ऑस्टिन को लगता है कि हॉलवे में कोई खड़ा है, और जब वो चेक करने जाता है, बिल्ली मृत अवस्था में एयर डक्ट में पाई जाती है। रेडियो पर खबर आती है कि उनके क्षेत्र में आज भयानक तूफान आने वाला है। ऑस्टिन बार बार टॉमी से कहता है कि पोस्टमार्टम कल भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन टॉमी आज ही इसे खत्म करने पर अड़े रहते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें महिला का गायब दांत पेट में कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है, जिस पर कुछ रोमन अंक लिखे होते हैं। जब टॉमी जैन डो की त्वचा को शरीर से अलग करते हैं तो उसके त्वचा के अंदरूनी भाग में कुछ धार्मिक प्रतीक और अंक बने थे। जी हां दोस्तों, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस त्वचा पर काला जादू किया हो, लेकिन आखिर कोई त्वचा के अंदर कैसे लिख सकता है। तभी अचानक उस कमरे की सारी बत्तियां टूट जाती हैं और वहां एकदम अंधेरा हो जाता है। जब वे लोग बैकअप लाइट जलाते हैं
तो वे देखते हैं कि जेन डो की लाश को छोड़कर उस शव परीक्षण कक्ष की सारी लाशें गायब हो चुकी है। इन भ्रमों के दौरान एक अनजान आकृति टॉमी पर हमला कर देती है, जिससे उसके शरीर पर काफी चोट आती है। वे दोनों बाप बेटा वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन घर की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और निकास का दरवाजा तूफान में एक पेड़ के गिरने से अवरुद्ध हो गया था। ऑस्टिन और टॉमी समझ जाते हैं कि जेन डो के अंदर कोई शैतानी शक्ति है और वे उसके शरीर को जलाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान जेन डो के शरीर में आग लग जाती है, लेकिन ये आग तुरंत ही पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसके कारण ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करता है। जब आग बुझती है तो आश्चर्यजनक रूप से जेन डो का शरीर बिल्कुल भी जला नहीं होता। तभी अचानक लिफ्ट में बिजली आ जाती है और दोनों बाप बेटा लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वे उसकी दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है। जी हां दोस्तों, ये वही बेल है जो लाशों के पैरों में बांधा जाता था और टॉमी एक लाश को उनकी तरफ चलते हुए देखता है। हड़बड़ी में वो उस लाश पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और जब ऑस्टिन बाहर निकलता है तो वे देखता है कि ये कोई लाश नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका एमा थी, जो उसे खोजते हुए वापस यहां आई थी। एमा मर चुकी थी और ऑस्टिन इस हादसे को देखकर काफी रोता है। वे लोग अब समझ चुके थे कि जेन डो उन्हें भी जान से मार डालेगी और इसीलिए वे एक बार फिर से शव परीक्षण कक्ष में जाते हैं ताकि उन्हें जेन डो के बारे में और भी कुछ पता चल सके। तो पोस्टमार्टम के अंतिम चरण में जब ऑस्टिन जेन डो के मस्तिष्क की कोशिकाओं को जांचता है तो वो उन कोशिकाओं को सक्रिय पाता है, जिसका मतलब था कि किसी तरफ जेन डो अब तक जिंदा है। जी हां दोस्तों, अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं भी निष्क्रिय हो जाती है। उसके पेट में मिले कपड़े की और जांच करने पर उन्हें वहां लेविटिकस 20:27 का संदर्भ मिलता है, जो बाइबल के अध्याय में विचेस को दंडित करने के बारे में है। यहां 1693 का जिक्र था, जब उत्तर में मैसाचुसेट्स में सेलम विच ट्रायल्स चले करते थे। इन परीक्षणों में मासूम लड़कियों को विच घोषित करके उन पर अजीबोगरीब प्रक्रियाएं की जाती थीं। फिलहाल हम इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन चीजों का पता लगने के बाद टॉमी समझ जाता है कि जेन डो भी उन मासूम लड़कियों में से थी जिन पर 1693 में ट्रायल हुआ था और अब वो सचमुच में एक विच बन चुकी थी जो अपना बदला चाहती थी। मतलब ये शरीर 1693 से आज तक मृत अवस्था में पड़ा था, लेकिन असल में ये एक जिंदा शैतानी शरीर था। अब चूंकि उन्होंने इस शरीर को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया था, वो उनके शरीर पर वही चोटें देगी। टॉमी तुरंत ही जेन डो के शरीर से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन उसके बेटे ऑस्टिन को छोड़ दे। ऐसा कहते ही टॉमी की कलाई और तखने बिल्कुल उसी प्रकार टूट जाते हैं जैसे इस लाश की टूटी हुई थी। फिर उनके शरीर में वे सारी चोटें आती है जो उन्होंने इस लाश को पहुंचाई थीं, और दूसरी तरफ जेन डो की लाश अपने आप ठीक हो रही थी। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को उसे मार डालने को कहता है ताकि उनका दर्द खत्म हो जाए, और ऑस्टिन रोते रोते अपने पिता को मार देता है। फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते हुए उसे अपने पिता की लाश फिर से दिखाई देती है। इस दृश्य को देखकर ऑस्टिन चौंक जाता है और इसी दौरान वो ऊपर से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। अगले दिन पुलिस घर में आती है और फिर से पूरी तरह भ्रमित होती है। यह अपराध स्थल बिल्कुल फिल्म की पहली अपराध स्थल की तरह था, जहां 4 लाशें थीं। 3 लाशें ऐसी थीं मानो उन्हें बेदमी से मारा गया हो, और जेन डो की लाश बिल्कुल नई जैसी थी, जिस पर कोई खरोच तक नहीं थी, मानो उसका पोस्टमार्टम शुरू ही नहीं हुआ था। जेन डो इन तीनों को मारकर अपने शरीर को पूरी तरह ठीक कर चुकी थी। इसके बाद जेन डो की लाश को दूसरे प्रांत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां एम्बुलेंस के रेडियो में फिर से थाना नराता है। वही गीत बजता है, अपने दिल को खोलो और सूरज की रोशनी अंदर आने दो। इसके बाद कैमरा जेन डो के पैर की तरफ जाता है, जहां उसकी उंगली हिलती है।
फिल्म यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो फिल्म की पूरी कहानी। यह फिल्म बहुत ही रोचक और ग्रिपिंग है। मुझे इस फिल्म को देखते हुए काफी मजा आया और कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। अगर आप 18 साल से ऊपर है और अगर आप कुछ घिनौनी दृश्य देख सकते हैं तो मैं आपको इस फिल्म को देखने की सलाह जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पॉपकॉर्न लॉजिक को सब्सक्राइब करना न भूलें।